गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, मैं रीना आपका एग्जाम वट में स्वागत करती हूँ और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊँगी। तो उसमें हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य जो इतिहास लेखन है उसका नामकरण किसने किया और उस नामकरण का काल विभाजन किसने किया है हिंदी साहित्य का, और किन किन लेखकों ने जो है उसकी कौन कौन सी विधियों को, कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया है, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देरी किए बिना ही हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य और उसमें हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का परिचय, जैसे कि आप जानते हैं कि साहित्य क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें क्या होता है। साहित्य में गद्य और पद्य दोनों रचनाओं को मिला करके हमारा साहित्य बना है। इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, जैसे कि इस पे लिखा भी हुआ है। अब है हिंदी साहित्य की परिभाषा। तो हर लेखक ने अपने अनुसार हिंदी साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो उनके अनुसार क्या क्या है, तो जैसे कि शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखें तो जो हिंदी साहित्य है वो क्या है, व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाएगा, साहित्य कहलाएगा। उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के विषय में जो पंक्तियां लिखी हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, और तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो समाज की जो जनता है उनके मन में जो उनकी चित्तवृत्तियां हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, उनमें अगर परिवर्तन होगा तो समाज में जो साहित्य है, समाज का जो साहित्य है उसमें भी परिवर्तन होता चला जाएगा। क्योंकि जो साहित्य है वो जनता में जो उनकी मन में जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनके मन में क्रोध है या प्रेम है, जो भी भाव है किसी में, उसमें समाज में जो परिस्थितियां हैं, उनमें जो समस्याएं हैं, जो कुप्रथाएं फैली हुई थी, अगर उन कुप्रथाओं का जो प्रभाव है वो जनता पर भी पड़ता है, तो उनके मन में जो हमारे इन जो जनता है उसके मन में भी जो भी प्रभाव पड़ेगा उसका, चाहे इनकी क्रोध का भाव प्रकट हो, दुख का भाव प्रकट हो, प्रेम का भाव प्रकट हो, ईर्ष्या का भाव प्रकट हो, तो वो सभी क्या होगा, साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो साहित्य का इतिहास है वो बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास होता है। इसमें भी यही बताया गया है कि जो व्यक्तियों की जो अभिरुचियां हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको, और जो उनकी संवेदनाएं हैं, यानी कि उनके मन में जो भी संवेद यानी कि जो भी भाव प्रकट होते हैं, चाहे वो प्रेम का हो, क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, किसी के प्रति लगाव का हो, या कोई भी भाव प्रकट होता है तो वो इतिहास के अंतर्गत ही आता है। तो यही सब इन्होंने मिलता जुलती ही परिभाषाएं उनको दी है। अब इतिहास लेखन पद्धति के बारे में हम जानते हैं कि जो साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उसमें लेखकों ने कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया था, तो वो सब बताया गया है। जैसे कि इतिहास लेखन में अलग अलग पद्धतियां प्रयोग की गई, तो उसमें 4 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो इन 4 पद्धतियों का प्रयोग कर करके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा इनके विषय में जान लेते हैं कि इन पद्धतियों में है क्या। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होता है कि इस पद्धति में लेखकों ने क्या किया कि जो हमारे रचनाकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, उनका जो प्रथम अक्षर है वर्णमाला के अनुसार उसको क्या किया, उसको व्यवस्थित कर दिया गया। जैसे कि तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ को अगर हम लेते हैं तो इसमें जो वर्णमाला है उसके अनुसार केदारनाथ का नाम पहले आएगा, फिर चिंतामणि का आएगा और फिर तुलसीदास का आएगा। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, इन लेखकों को व्यवस्थित कर दिया, जिसके कारण उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे, इतिहास से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे, इस पद्धति का प्रयोग करके उसको असंगत मान लिया गया कि वो संगत नहीं है, वो इतिहास ग्रंथ नहीं है। क्यों माना गया, क्योंकि वो इतिहास ग्रंथ नहीं बल्कि एक
शब्दकोश है। जैसे कि शब्दकोश में वर्ण के अनुसार ही रखा जाता है, कोई भी चीज हो, किसी का भी नाम हो, उसको वर्ण के अनुसार ही रखा जाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो लेखकों के नाम हैं उनके अनुसार ही उन लेखकों को एक क्रम में रख दिया, चाहे उनका समय कुछ भी हो तो उनको रखा गया है। जैसे कि ये तुलसीदास का समय अलग है, चिंतामणि का अलग है। जैसे कि जो तुलसीदास है वो हमारे राम भक्त कवि थे, आप जानते ही होंगे। चिंतामणि जो है वो हमारे रीति काल से संबंधित कवि थे, और जो केदारनाथ हैं वो हमारे अलग काल से थे। उन्होंने उनको क्या किया, काल के क्रम के ध्यान ना देते हुए उन्होंने उनके जो वर्ण हैं उसके अनुसार उनको व्यवस्थित कर दिया। दूसरी प्रणाली है हमारी जो पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में क्या हुआ, इस पद्धति में उन्होंने क्या है कवियों और लेखकों के क्रम पर, यहाँ पर जो वर्णमाला है उन पर ध्यान नहीं केंद्रित किया, बल्कि उनके जन्म काल पर जो है ध्यान दिया है। यानी कि उनको उनके जन्म काल के अनुसार ही व्यवस्थित कर दिया गया। तो इसको भी क्या किया, अधूरा ग्रंथ मान लिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या है उनको लेखकों को क्रम वाइज उन्होंने स्थापित किया, लेकिन जो काल विभाजन है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। साहित्य का जो विभाजन करना था काल क्रम के अनुसार, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए उन्होंने सिर्फ लेखकों पर ही ध्यान दिया। तो इस पद्धति का जो प्रयोग है वो किसने किया, वो किया हमारे गिरियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने। और जो कालानुक्रम पद्धति है उसका प्रयोग किसने किया, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सरोज। इन लेखकों ने अपने अपने अनुसार पद्धतियों का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं आगे की जो पद्धतियां वो कौन कौन सी है। अब है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या किया, वैज्ञानिक पद्धतियों में काल क्रम का प्रयोग करते हुए तटस्थ और निष्पक्ष होकर के क्या किया, उनको तथ्यों को संकलित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और फिर क्या किया उसको क्या एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। लेकिन इसमें भी उन्होंने क्या है साहित्य का काल विभाजन ना करते हुए सिर्फ तथ्यों को संकलित किया और उनको व्यवस्थित रूप से क्या किया, स्थापित कर दिया। अब इतिहास लेखन में इस पद्धति को भी अधूरा माना गया, क्योंकि इसमें भी काल विभाजन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इस पद्धति का प्रयोग किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इन दो लेखकों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। अब अगली पद्धति का अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, विधेयवादी पद्धति। तो असली अर्थों में जो काल क्रम और उसके नामकरण को, इतिहास का जो विभाजन किया है, वो इस पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो इसमें क्या किया गया है, इस पद्धति में काल क्रम को ध्यान में रखते हुए कवियों की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, जो भावगत विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पद्धति का प्रयोग किया और उन विशेषताओं की, जो उनकी कवियों की जो शिल्पगत विशेषताएं थी, भावगत जो विशेषताएं थी, उनके आधार पर वर्गीकरण किया है। तो साहित्य के जो क्षेत्र में इस पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो क्या है, इस पद्धति का जो प्रयोग है वो किसने किया था। अगर हमारे जो भारतीय लेखक के बारे में अगर बात की जाए तो जो एक फ्रेंच विद्वान थे 3, तो सबसे पहले इस पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया। और अगर भारतीय लेखक के बारे में बात की जाए कि ऐसा कौन सा लेखक था जिसने इस पद्धति का प्रयोग किया है, वो भारतीय लेखक कौन है, तो वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में भी पूछा गया है कि जो विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग करने वाले भारतीय लेखक कौन थे, तो वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और अगर ये पूछा जाए कि जो ऐसे कौन से फ्रांस विद्वान थे जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया, तो आप 3 बताएंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है उसमें किन लेखकों ने प्रयास किया, उनको जो है क्या करा है, इतिहास ग्रंथ की रचना की, किस किस भाषा में वो ग्रंथ लिखे गए, सबसे पहले किसने इतिहास लेखन लिखने की
परंपरा की शुरुआत की और उन्होंने किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इतिहास लेखन का जो कार्य है वो करने वाले सबसे पहले गार्सद तासी है और उन्होंने ही सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत की। तो वो एक फ्रांस विद्वान थे, गार्सद तासी। उन्होंने अपने एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसको इस्तवार दला लित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी नाम दिया गया था और ये जो ग्रंथ है वो फ्रांस भाषा में लिखा गया था। जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं कि ये फ्रांस भाषा में लिखा गया था और इस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लित्वेतर एंदुए हिंदुस्तानी। तो ये जो ग्रंथ है ये 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था और 5 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो प्रथम भाग है वो 1839 और 47 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1870 में और चौथा भाग इसका 1870 में और 5वां भाग इसको 1871 में प्रकाशित किया गया। तो इस ग्रंथ में क्या था, चलो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 1848 में दिल्ली के एक कौन थे, मौलवी थे जिनका नाम था करमुद्दीन। उन्होंने क्या किया, अपने गुरु F.A. फैलन के सहयोग से एक इस रचना का क्या किया, उर्दू में अनुवाद कर दिया और वो अनुवाद किया गया था तजरिका ई सुअरा ई हिंदी के नाम से उन्होंने अनुवाद किया। उर्दू भाषा में ये अनुवाद किया गया था और इसको तबकास सुअरा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये ग्रंथ लिखा गया था और इसको गार्सद तासी ने लिखा था। फिर उसके बाद एक और लेखक आए जिन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी में भी लिखा है और वो कौन थे, वो थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणी। उन्होंने गार्सद तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसको हिंदी में प्रकाशित करा और उसको नाम दिया हिंदू साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से उसको प्रकाशित करा था। अब हम देखें कि जो ये गार्सद तासी थे वो एक फ्रांस के विद्वान थे और एक विदेशी थे। तो उनका ये जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय क्यों कहा जाएगा कि उन्होंने जो इतिहास है हमारा उसको विभाजित करा, उसका अध्ययन किया और फिर उस अध्ययन करने के बाद उसको ग्रंथ को जब जिन जिन लेखकों ने पढ़ा है उन्होंने फिर से उनमें एक प्रेरणा जागी कि हम भी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे और उनको कालक्रम के अनुसार विभाजित करेंगे। तो ये सबसे पहले इन्होंने सराहनीय कार्य किया और हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक थे उन्होंने भी अपने अपने प्रयास किए हैं। गार्सद तासी के बारे में अगर हम एक बात और कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना, उसको मान्यता प्रदान नहीं की और सिर्फ एक वृद्ध कवि संग्रह कहकर पुकारा है कि उसमें सिर्फ कवियों का वर्णन किया गया है, उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आते हैं शिव सिंह सेगर। इन्होंने भी हिंदी साहित्य लेखन में अपना योगदान दिया और उन्होंने जो है सबसे पहले अगर माना जाए तो इन्हीं को ही माना जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि ये एक भारतीय विद्वान थे। इनसे पहले जो गार्सद तासी है उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन वो क्या थे, विदेशी थे। लेकिन जो अगर हम भारतीय विद्वान की बात करें तो जो है ठाकुर शिव सिंह सेगर वो एक प्रथम विद्वान थे जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखने में प्रथम प्रयास किया है। इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा उसको शिव सिंह सरोज नाम दिया और यह जो ग्रंथ था वो 1983 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित हुआ और ये थी नवल किशोर प्रेस। नवल किशोर प्रेस ने इसको 1883 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित किया और इस ग्रंथ में क्या था, 1003 कवियों का 1000 जो 3 कवि हैं उसको इस ग्रंथ में शामिल किया था। और इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी
इस ग्रंथ को मान्यता प्रदान नहीं की। उन्होंने कहा कि ये भी क्या है, कवियों का वृत्त संग्रह है, कि इन्होंने जो है कवियों के जो जीवन को शामिल किया है, उसके बारे में बताया है, कवियों की ही विशेषताओं को बताया। उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए इसको हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है या ग्रंथ कहें उसको मान्यता प्रदान नहीं की। जो तीसरे लेखक आते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने का कार्य किया, वो थे हमारे ग्रियर्सन। अब डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने कहा है कि जो ग्रियर्सन ने जो प्रयास किया, वो उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की, सच्चे अर्थों में उसे इतिहास ग्रंथ माना जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने यह कार्य किया है। उन्होंने अपने इतिहास का जो नाम रखा है, इतिहास ग्रंथ का नाम जो रखा, वो रखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है और उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांट दिया और हर अध्याय को एक क्या किया, एक नाम दे दिया। सबसे पहले अगर कहा जाए तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतने 900 वर्षों का जो इतिहास है, उसको अलग अलग भागों में बांटा और उसको नामकरण दिया। इसलिए इसको सच्चे अर्थों में इतिहासकार माना जाता है, क्योंकि इससे पहले हमारे गार्सद तासी थे, शिव सिंह सेगर थे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो कवि थे, जो लेखक थे, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी कैसी भाव शैली थी, कौन कौन सी शैलियों को अपनाया है, उन सब का वर्णन किया, लेकिन काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन हम ग्रियर्सन की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काल विभाजन किया है अपने ग्रंथ में। इन्होंने जो 11 अध्याय रखे और हर अध्याय को उन्होंने एक नाम दिया। तो इसकी जो रचना है कौन सी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न। तो इसको इन्होंने 1888 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ और ये क्या था, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। अगर हम आगे देखें कि एक हमारे लेखक हुए किशोरी लाल गुप्त, जिन्होंने 1957 ईस्वी में जो ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा उसको क्या किया, हिंदी साहित्य में उसको है बांटा है। अब हम आगे की बात करें कि जैसे जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 काल खंडों में विभाजित किया और वो कौन कौन से थे ये लिखे हुए हैं। जैसे कि चरण काल है, फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है, मलक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य है, ब्रज का कृष्ण काव्य है, मुगल दरबार है, तुलसीदास है, रीति काव्य है, और फिर जो हमारे तुलसीदास है उसके काल में जो अन्य कवि थे उनको अलग काल में रखा है। फिर 18वीं शताब्दी को रखा, फिर जो कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान कैसा रहा उसके बारे में लिखा है। तो विक्टोरिया के शासनकाल में हमारा हिंदुस्तान कैसा था, तो जो अलग अलग कालों में इनको विभाजित कर दिया और उन सब का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया है। और सच्चे अर्थों में अगर कहे जाए कि जो ग्रियर्सन ने जो कार्य किया, जो ग्रंथ की शुरुआत की, जिस ग्रंथ की रचना की और काल विभाजन किया है, उसको एक नींव का पत्थर मान लिया गया, क्योंकि इसी ग्रंथ को आधार बनाकर अलग अलग लेखकों ने और भी प्रयास किया काल विभाजन करने का। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं उसके बारे में। इसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले हमारे ग्रियर्सन हैं। ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में बताया। उसके बाद है मिश्र बंधुओं। अब मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और हमारे श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने क्या क्या इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। इन तीनों ने मिलकर उस ग्रंथ को लिखा, इसलिए इसको मिश्र बंधुओं के नाम से कहा गया है इन तीनों भाइयों को। अगर हमने यहाँ सिर्फ मिश्र बंधु नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया, ये तीनों ने मिलकर प्रयास किया, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा गया। इन्होंने अपने ग्रंथ का जो नाम है वो मिश्र बंधु विनोद रखा था
और इसमें क्या है, इसमें 4591 कवियों को शामिल किया था। काल विभाजन और नामकरण, जैसे कि आपने अभी पहले जाना कि ग्रियर्सन ने काल विभाजन भी किया और उनको नामकरण भी किया, लेकिन क्या है, मिस्र बंधुओं ने उनको सही रूप से व्यवस्थित किया और उनका विभाजन किया है। तो ये जो ग्रंथ है हमारा वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। जो शुरू के 3 हैं भाग वो 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया, उनका नामकरण किया। वो देखते हैं कि मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन को 5 नामकरणों में विभाजित किया है, यानी कि 5 भागों में उन्होंने बांटा है। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कार्य किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांट दिया और इस शुरू के जो 3 हैं उनके भी भाग कर दिए, जैसे कि प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इन 5 भागों में उन्होंने काल को बांटा है। अगर हम अब आगे देखें कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने भी इस ग्रंथ को मान्यता प्रदान नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसमें अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कवियों को शामिल किया गया, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनको भी सिर्फ कविवृत संग्रह यानी कि बड़ा कविवृत संग्रह नाम दे दिया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने भी इसको मान्यता प्रदान नहीं की। तो मिस्र बंधु विनोद के अलावा मिस्र बंधुओं ने एक ग्रंथ और लिखा जिसको हिंदी नवरत्न के नाम से जाना जाता है, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब उसके बाद हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं और सभी लेखकों ने, ज़्यादातर सभी लेखकों ने इनके द्वारा किए गए काल विभाजन को ही मान्यता प्रदान की है, क्योंकि इन्होंने 3 जो पद्धतियाँ थी, वर्णानुक्रम पद्धति और हमारी कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति में शामिल किया। जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसको भी इसमें शामिल किया और पूरी निष्पक्षता के साथ, तटस्थता के साथ काल विभाजन करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा था, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये सबसे पहले जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, लेकिन फिर बाद में इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। विधेयवादी पद्धति में क्या है, जो हमारी तत्कालीन युगीन परिस्थितियां हैं, यानी कि जो समाज में जो परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए इस इतिहास ग्रंथ का विश्लेषण किया है। तो इस रचना में क्या है, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 1000 कवियों को शामिल किया और सिर्फ उन कवियों को शामिल किया है जिन्होंने इतिहास लेखन लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनको इन्होंने शामिल किया। अब इसमें क्या किया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने संपूर्ण इतिहास को पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। अब सबसे पहला जो काल था वो था वीर गाथा काल, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल नाम दिया और उसका जो समय था वो संवत 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा जो काल विभाजन किया यानी कि दूसरा जो काल रखा वो उन्होंने भक्ति काल रखा, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो समय था वो 1375 से लेकर के हमारा 1700 संविक्रम संवत तक था। जो तीसरा है वो हमारा रीतिकाल है, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा भक्ति काल है और जो हमारा रीतिकाल है वो हमारे भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो और जो रीतिकाल है उसका समय हमारा रखा गया इसमें 1700 से 1900। उसके बाद आता है गद्य साहित्य, जिसको आधुनिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे जो गद्य साहित्य है उसकी रचना हुई है और इसमें इसका जो समय रखा गया वो 1900 से लेकर 1984 संवत तक इसको रखा माना गया है। अब वीरगाथा काल है, जैसे कि वीरगाथा काल को भी 2 भागों में रख दिया।
पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल है उसको 4 भागों में बांट दिया। जैसे कि सबसे पहले तो हमारी कौन सी शाखा आई, सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य आया, उसको भी 2 भागों में बांट दिया, ज्ञानाश्री काव्य धारा के रूप में और प्रेमाश्री काव्य धारा के रूप में। दूसरी आई सगुण भक्ति काव्य धारा, उसको भी 2 भागों में बांट दिया, एक कृष्ण काव्य धारा के रूप में और एक रामाश्री काव्य धारा में। जो कृष्ण आश्री काव्य धारा है इसमें उन लेखकों को शामिल किया गया जिसने कृष्ण के विषय में अपनी रचनाएं लिखी। राम भक्ति काव्य धारा में उन लेखकों को रखा गया है जिन्होंने राम की उपासना की, उनसे संबंधित ग्रंथों की रचनाएं की, जैसे तुलसीदास है। इस काव्य धारा के जो प्रथम प्रवर्तक हैं वो हमारे तुलसीदास माने जाते हैं और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं उनको सूरदास को माना जाता है। तो उन्हीं के अनुसार इसको रखा गया है। जैसे कि जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसके अंतर्गत हमारे जो है कबीर हैं और प्रेमाश्री काव्य धारा के प्रवर्तक हमारे जायसी हैं। उसी प्रकार से फिर जो गद्य काल या आधुनिक काल हम जिसको कहेंगे उसको 3 उपभागों में बांट दिया, क्योंकि उसमें अलग अलग लेखकों ने अलग अलग प्रयास किया। जैसे कि भारतेंदु जी ने प्रयास किया तो उसको भारतेंदु काल दे दिया, द्विवेदी युग ने प्रयास किया तो द्विवेदी युग नाम रख दिया गया, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया। तीसरा जो है जो छायावादी कवि थे उन्होंने जो जिन रचनाओं का निर्माण किया तो उसको छायावादी युग दे दिया। और फिर हमारी और भी आई, जैसे नई कविताएं आई हैं और भी गद्याएं आई तो उनको फिर अलग अलग नामों से रखा गया। अब उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो नाम आता है वो आता है राम कुमार वर्मा। अब इन्होंने भी हिंदी साहित्य लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो ग्रंथ था वो था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है, इसमें क्या किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उन्हीं का ये अनुसरण करते हुए, यानी कि उसी ग्रंथ को आधार मानते हुए इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में प्रकाशित कर दिया। और उनको क्या क्या नाम दिया, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले नाम दिया संधि काल, उसके बाद दिया चारण काल जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को इन्होंने चारण काल नाम दे दिया। फिर भक्ति काल आया, फिर रीति काल आया और फिर आधुनिक काल। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य को हमारे 5 भागों में बांट दिया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया था, उसी प्रकार उन्हीं का अनुसरण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 5 भागों में बांटा है। इस रचना को अधूरी माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है, आदिकाल और जो भक्ति काल है उसी का ही विवेचन किया है, उससे आगे कोई विवेचन नहीं किया। इसलिए जो ग्रंथ है आचार्य कौन से थे हमारे, राम कुमार वर्मा, उन्होंने जो ग्रंथ रखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें सिर्फ किसको, आदिकाल को और भक्ति काल को ही रखा है, उसी का ही वर्णन किया है, इसलिए इस ग्रंथ को अधूरा माना जाता है। फिर कहे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो प्रतिपादित है जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने संत काव्य रख दिया, यानी कि जो भी संत आए हैं हमारे उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उन्हीं के आधार पर उसको संत काव्य धारा रख दिया। और जो प्रेमाश्री काव्य धारा है उसमें सूफी काव्य धारा के नाम से उसको परिवर्तित कर दिया। और फिर हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो आचार्य राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत 750 संवत से मानी है, जिसके अनुसार उन्होंने अपभ्रंश के जो कवि हैं कौन, स्वयंभू, उसको हिंदी का पहला कवि मान लिया गया, जिसके कारण हिंदी छायावाद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और उसे क्या कहा गया, छायावाद का लघुत्तरीय शाखा में इसको शामिल किया गया है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसके बाद जो भी हमारे लेखक आए उन्होंने अब किस किस से रचनाओं को शामिल किया, अपने ग्रंथ को क्या नाम दिया और उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन वो हम जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।